तो अगर आपकी कोई क्वेरीज है या फिर कोई क्वेश्चन है तो अभी आप बता सकते हैं। बाकी विशाल जी हमारे साथ, वो भी आपको आंसर देंगे और मतलब बताएंगे किस तरीके से चीज़ें करनी है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन हो, मतलब ऐसा स्टडी से रिलेटेड या फिर कौन सा पार्ट किस तरीके से करना है। बाकी हमने सिलेबस तो करीब कंप्लीट किया ही है ना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किए हैं, एमसीक्यूज किए हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किया है, असर्शन रीजन किया है, थिंकर्स किए है, रिसर्च मेथोलॉजी की है, सारे टॉपिक लगभग सब किए हैं। बट अब मेन है कि लास्ट में जो हमारे पास अब सब कंडेंस होके आएगा, क्योंकि अभी तक तो हम पार्ट पार्ट में कर रहे थे सब कुछ। अब हमारे पास पूरा पेपर आएगा और उसमें उसकी फॉर्मेटिंग भी चेंज हो सकती है और कुछ क्वेश्चन नए हो सकते हैं, तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है। अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है तो वी कैन प्रोसीड। नहीं, एक क्वेश्चन था मेरा ना। हाँ, क्वेश्चन ये था कि पहला मतलब सब्जेक्ट का पेपर करना चाहिए या फर्स्ट पेपर करना चाहिए? सब्जेक्ट और पहले पेपर में आई थिंक जब आप करते हो ना तो फर्स्ट से ही स्टार्ट करो, क्वेश्चन नंबर 1 से, और क्रोनोलॉजिकली करते जाओ, तो वो बेटर रहता अच्छा। है। बाकी आपकी अपनी भी स्ट्रेटजी हो सकती है कोई। मुझे मुझे ऐसा लगता है, अगर जैसे अगर सेकंड पेपर की तैयारी चाहिए तो सेकंड पेपर करना चाहिए। हाँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट पेपर की तैयारी चाहिए और फिर हम कर रहे हैं और सवाल नहीं आ रहे तो डिमोटिवेट हो गए फ्रस्ट्रेशन में, फिर सेकंड पेपर में भी फिर गड़बड़ करने लग जाए। ऐसा हो सकता हाँ ऐसा हो है ना? सकता है, लेकिन आप सीधे सीधे एक साथ सॉल्व मत करो ना। 50 क्वेश्चन जरूरी थोड़ी है पेपर, आप सीधे 1 से 150 तक ले जाओ। जितने क्वेश्चन होते हैं फर्स्ट राउंड में वो करते जाओ, उसके बाद फिर दोबारा हम्म। से आओ। और बाकी जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस पर तो समय देना बेकार है। हाँ, उसमें आप एट द एंड वो कर सकते हो। सर जैसे फर्स्ट गुड पेपर है ना, तो गुड हमें इवनिंग डीआई सर। कब गुड सॉल्व इवनिंग। करना चाहिए? हाँ जी। डीआई कब सॉल्व करना चाहिए हमें, डीआई लास्ट में? मेरे अकॉर्डिंग लास्ट पे आप रखो ना, मतलब अभी मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीजें करनी है। जो थोड़ी सी पीपीटी तो बनाई 3-4 पेजों की, जो भी ओके सर। डूज एंड डोंट्स हैं जो भी मुझे समझ में आए थे। बाकी पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे और फिर विशाल जी पेपर 1 के बारे में स्पेसिफिकली बताएंगे। ठीक है, तो पहला तो है कि जी सर। अभी लास्ट नाइट में क्या करना है। सिंपल चीज, पेपर के एक दिन पहले ये सिर्फ जनरल इंस्ट्रक्शन है, मतलब आप फॉलो करेंगे तो अच्छा ही रहेगा, नहीं भी करेंगे तो फिर आप अपनी स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं। अब एक तो बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है अभी, क्योंकि ऐसा टाइम होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, एग्जाम, एनजाइटी हो रही होती है, नींद नहीं आती है। तो इस टाइम पे या तो आप रनिंग चले जाओ, किसी दोस्त से थोड़ा सा बातें कर लो, और फिर ये भी होता है ना कि क्या पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, एक नाइट पहले मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लो नोट्स, क्योंकि उससे एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। पढ़ना नहीं है, उसे ऊपर ऊपर से देखना है। मतलब वहां पर आपकी ये स्टेज होनी चाहिए कि मैंने सब कुछ कंप्लीट करके मैं गया हूँ या गई हूँ, तो उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। मतलब अगर आप ऊपर ऊपर से भी देख के जाओगे तो एक ग्लांस पे देखोगे तो आपको लगेगा अच्छा ये यूनिट कंप्लीट कर ली, ये यूनिट भी कंप्लीट कर ली, ये भी कंप्लीट कर लिया, तो कुछ नहीं है अब करने के लिए, मतलब कि मैं बहुत प्रिपेयर्ड हूँ। और वैसे भी हम अभी तक जितना हम कर चुके हैं तो हम मोर देन प्रिपेयर्ड हैं। अब जो गेम है, अब उस गेम को अच्छे से प्ले करना है। एक तो होता है ना किस तरीके से हम, अब सीधे हम वर्ल्ड कप पे जा रहे हैं, फाइनल पे जा रहे हैं सीधे, तो यहाँ पर कितना प्रेशर हम हैंडल कर सकते हैं उस पे है। यहाँ पर साइकोलॉजी हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से अपने आप को हम काम रख सकते हैं और किस तरीके से ओवर बर्डन नहीं होना है। ठीक है, तो अभी आप क्या कर सकते हो कि सिंपली नॉर्मल तरीके से चीजों को लेना है, दोस्त से बात करनी है या फिर नोट्स अपने देख लेने हैं, और अपने आप को ज्यादा परेशान नहीं करना, क्योंकि ये एग्जाम आपको डिफाइन नहीं करेगा। मतलब इसके बाद भी आपके पास मौके होंगे और इससे पहले भी आपके पास मौके थे, और अब क्योंकि लास्ट स्टेज है तो अब आप कर भी नहीं सकते बहुत कुछ, तो आप अपने आप को काम कर सकते हो, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सकते हो कि किस तरीके से मैंने एग्जाम देना है और बड़े काम नहीं देना है। पहली चीज तो ये होगी कि लास्ट नाइट क्या करना है। ठीक है, उसके अलावा कुछ और इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि एग्जामिनेशन डे पे, तो पहले तो एग्जामिनेशन वेन्यू जो भी है ना, वो तो आपको सभी को पता होगा कि आपका वेन्यू कौन सा है, तो कम से कम वहाँ 1 घंटा पहले पहुंच जाओ। क्यों पहुंच जाओ? क्योंकि कहीं भी कभी कभी ये होता है कि हमारा कुछ मिस हो जाता है, या फिर बहुत सारे केसेस में एक चीज मैंने देखी है, आधार कार्ड का जो इश्यू होता है ना उसको क्यूआर कोड में बना होता है, और अगर आपका आधार कार्ड पुराना हो जाता है तो फिर वो काम नहीं करता क्यूआर कोड, तो फिर वो एक फॉर्म भराता है पूरे एप्लीकेशन, या फिर आपको कोई डॉक्यूमेंट दोबारा से लाना पड़े, तो 1 घंटे का बफर टाइम होना चाहिए।
जबकि आप चीज़ों को सेटल डाउन कर सको, और एक मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा पैनिक पे ना हो, ठीक है। उसके अलावा एडमिट कार्ड प्रिंट करके ले आना है, और पहले से करके ले आना है, ठीक है। हल्द्वानी जाके नहीं करना है, यहीं से करके ले जाओ जहां पर से आप जा रहे हो। पेन ले आनी है, आप पेन अपनी भी ले सकते हो और वहां से भी वो देते हैं, तो बेटर रहेगा कि अपनी पेन आप ले जाओ वहां पे, ठीक है। वाटर बॉटल ले आ सकते हो, सैनिटाइजर और फेस मास्क, क्योंकि इन छोटी छोटी चीजों से कभी कभी वहां पे डिले होता है, और डिले जब अननेसेसरी डिले होता है तो एंजाइटी भी बढ़ती है। आपको होता है ना कि कब जल्दी से जल्दी मैं वहां पे पहुंच जाऊं, अपनी सीट पे पहुंच जाऊं, तो ये काम कर लेना, पहले सारे डॉक्यूमेंट्स रख लेना, आधार कार्ड रख लेना, एडमिट कार्ड रख लेना, पेन, वाटर बॉटल, सैनिटाइजर और फेस मास्क रख लेना, ठीक है। और एग्जाम से वेन्यू पे 1 घंटा पहले तो पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि साइकोलॉजिकल आप एडवांटेज में होगे उसके बाद, मतलब फिर आपके लिए चीजें सेटल करना बड़ा आसान हो जाएगा। इतना चीज समझ में आई? जी सर। ठीक है। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, तो ये चीजें आपको याद नहीं रहेंगी ना, तो आप अभी मैंने लिस्ट बनाई है, तो आप देख सकते हो कि क्या क्या चीजें करनी है। उसके बाद जब आप एग्जाम से मेन्यू में पहुंचते हो तो बहुत सारे लोग ये करते हैं कि उसी समय एक बुक खोल के बैठे रहते हैं और पढ़ते रहते हैं, ठीक है। होता है ऐसा, हर एग्जाम में होता है, अलग से बैठे रह के पूरी बुक, तो वहां पर पहली बात तो कोई नोट्स या रीडिंग मटेरियल ले जाना ही नहीं है। आपने जो पढ़ चुके हो आप घर से उतना ही पढ़ो, क्योंकि वहां पर कुछ अनोखा नहीं पढ़ोगे आप, या फिर अगर मटेरियल है भी तो बैग में है, वहां पर पढ़ोगे तो अननेसेसरी आप बहुत ज्यादा टेंस हो जाओगे। आपको ये लगेगा कि ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, और बहुत सारी तमाम तरीके की चीजें होंगी। दूसरी चीज, वहां पर बहुत सारे रैंडम लोग मिलेंगे आपको, ठीक है, जो कि ये बात कर रहे होंगे कि एनटी ने पैटर्न चेंज कर दिया, सीबीएसई वाला अच्छा होता था, या फिर हमारे समय में ये था, आपके समय में ऐसा है। बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो कि पूरी रैंडम टॉक्स हैं, तो उस पर इंटरेस्ट ना हुआ जाए, क्योंकि आपको पता है कि आपने कितनी तैयारी की है, और आपने वहां पर कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, वहां पर लूज नहीं करना। तो कुछ भी ऐसी बात होंगी तो उससे कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है, या फिर आपको लग सकता है कि आपने कभी पढ़ा ही नहीं है कुछ ऐसा, कोई रैंडम सा टॉपिक आ गया, ठीक है। मान लेते हैं कि आपने डांसेस नहीं पढ़े हैं, ठीक है, या फिर आपने कुछ और चीजें नहीं पढ़ी हैं, कुछ अतरंगी सी चीजें नहीं पढ़ी हैं, और किसी दूसरे बंदे ने पढ़ी है और आपको बता रहा है कि ये पढ़ना है, तो उस समय आप सिर्फ बहस करते रह जाओगे, और फिर उसका प्रेशर आप पे पड़ जाएगा। आप एग्जामिनेशन जब तक आपके पास पेपर नहीं होगा, आप पर्टिकुलर टॉपिक ही ढूंढते रह जाओगे कि क्या इससे क्वेश्चन आया है या नहीं आया है, ठीक है। तो वहां पर ये सारी चीजें नहीं करनी है, अपना शांति से जाना है, शांति से और बातें करनी है, लेकिन ये वाली बातें नहीं करनी है। उसके अलावा ना तो किसी को एडवाइस देनी है ना एडवाइस लेनी है, ठीक है। आपके पास प्रॉपर पूरा गाइडेंस था, आपने अच्छे से तैयारी की है अभी तक, ठीक है, और सब कुछ आपके पास है, तो ना तो ये करना है कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा होता है वहां पर कहते हैं कंप्यूटर काम नहीं करते, या फिर और सारी चीजें होती हैं, तो वो पहले से अनुमान नहीं लगाना है। अजम्पशन जब लगाओगे तो दिक्कत होंगी। तो ना तो अनचाही कोई एडवाइस देनी है ना लेनी है। कोई भी क्लैरिफिकेशन होता है तो एंटी ऑफिशियल्स वहां पर होते हैं, उनको आप बताइए, वो आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि आप वो बेटर तरीके से आपकी हेल्प कर पाएंगे। किसी और स्टूडेंट से पूछोगे और से पूछोगे तो फिर खाली सिर्फ बातें होंगी, कोई फायदा नहीं होगा उससे, ठीक। तो ये है एग्जामिनेशन वेन्यू पे जब आप पहुंच जाते हो तब आपको क्या करना है, रीडिंग मटेरियल नहीं ले आना है, ले भी जाना तो पढ़ना नहीं है वहां पे, क्योंकि फिर दिक्कतें हो जाएंगी आपके लिए, आप बहुत ज्यादा टेंस हो जाओगे। लूज टॉक नहीं करनी है, किसी को फालतू की एडवाइस नहीं देनी है, और कुछ भी चीजें होती हैं तो एंटी ऑफिशियल्स है वहां पर, उनसे क्लैरिफिकेशन करना है, ठीक है। देन है जब आप एंटर करते हो, हाँ जी, ये बड़ी बेसिक लग रही होंगी एडवाइसेस, लेकिन वहां पे आपकी काम आएंगी, ठीक है। और आपको भी पता है मैक्सिमम चीजें, लेकिन फिर भी क्या होता है, हमारा दिमाग काम नहीं करता लास्ट टाइम पे, हमारे पास बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही होती हैं, तो ये चीजें अगर दिमाग में रहेंगी तो कहीं ना कहीं हम वहां पर प्रिपेयर्ड होके जाएंगे। ये भी एक प्रिपरेशन होती है ना, पेपर देने के लिए प्रिपरेशन किस तरीके से हम करते हैं। अगली चीज, जब आप वेन्यू पे पहुंच जाते हो तो पहली बात तो ये है कि पहला तो अपना सीट नंबर कंफर्म कर लेना वहां पे कि कौन सी मेरी सीट नंबर है, और सिस्टम को चेक कर लेना कि सिस्टम काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर वो बाद में दिक्कत हुई तो फिर आपको क्या है वो कि क्या होगा, मान लेते हैं कि आपको अभी पता नहीं चला, आपने थोड़ी देर काम किया उसके बाद पता चला, तो फिर वहां पर एक तरीके से आप किसी ऑफिशियल को वहां पर बोलोगे, वो आएगा तब तक ठीक करेगा, तो इस बीच में आपका टाइम खराब हो जाएगा, ठीक। तो पहले से ही अपना सिस्टम देख लेना है, आसपास देख लेना है किस तरीके से सब कुछ काम कर रहा है नहीं कर रहा है। देन जब आपको ये पता चल रहा है, कंफर्म हो गया कि हाँ मेरा सिस्टम काम कर रहा है, मेरा सब कुछ कंफर्टेबल है, या फिर कभी होता है चेयर का थोड़ा खराब हो, कुछ चीजें दिक्कत हो सकती है, तो उसको देख के जब ये सारी कंफर्म होगी तो अपनी चेयर को अंदर पुश कर लो, मतलब पूरे सिस्टम के सामने, और फिर उसके बाद वहां पर किसी से बात करने की कोई जरूरत है नहीं,
वहां पर आप रिवाइज कर सकते हो या फिर एक हल्की सी नैप भी ले सकते हो, क्योंकि 30 मिनट पहले कम से कम वो आप इंटर हो जाओगे यहाँ पे, ठीक है। या किसी भी तरीके कोई और चीज कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो हल्का सा, जिससे क्या होगा आप काम रहोगे। आपको काम रहना बड़ा जरूरी है वहां पर। जब भी प्रेशर सिचुएशन आती है उसमें शांत रहना बहुत जरूरी है। उसमें दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी तो फिर आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे उतना अच्छा, ठीक। जैसे होता है ना कि अगर बहुत बड़ा मैच है तो उसमें जितना अधिक आप काम रहोगे उतना बेटर कर पाओगे। तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। इसके अलावा अगर कोई ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन वहां से आती है तो माइक से जो बोलते हैं ना कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए या फिर डीओबी डालिए पासवर्ड के रूप में, तो उसको फॉलो करना है, उसको सुनते रहना है। बाकी और सारी जो चीजें आएंगी उसको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। यस सर। हाँ, अब नेक्स्ट चीज आती है, एग्जाम स्टार्ट हो गया, अब क्या करना है। तो एग्जाम स्टार्ट हो गया तो हमारे पास कितने क्वेश्चन है, वी हैव 150 क्वेश्चंस और 180 मिनट का टाइम है। अगर हम बहुत तेज करते हैं तो हम 5 सेकंड में भी कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्लिक ही तो करना है अगर हमको आता है तो। इस अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है, 180 मिनट्स है ना हमारे पास। तो पहली चीज तो हमको पैनिक नहीं करना है, हमारे पास काफी टाइम है। अगर हम अच्छे से यूज करेंगे तो इस टाइम में क्वेश्चंस को हम बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। 100 क्वेश्चन होते हैं हमारे पेपर 2 में और 50 क्वेश्चन होते हैं हमारे पेपर 1 पे। सोशियोलॉजी पे हमारे 100 क्वेश्चन और पेपर 1 पे जो कि जनरल पेपर होता है उसमें होते हैं हमारे कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। हाँ, तो इनको सॉल्व करना है क्रोनोलॉजिकली, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। पहले मतलब आप 3 राउंड करेंगे। अगर ये स्ट्रेटजी आपको सही नहीं लगती तो फिर अपना भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये जनरल स्ट्रेटजी है। पहले जो भी सबसे सिंपल आ रहे हैं, मान लेते हैं कि आपको 150 में से 30-40 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बहुत सिंपल थे, उसके लिए आपको दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। तो ये 40 क्वेश्चन कर लिए, सेकंड पे आए, दोबारा से आप आए और दोबारा से आप थोड़े से मॉडरेट करेंगे जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, या फिर कोड बेस्ड क्वेश्चन है थोड़ा देखना है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन कितने होंगे, 30 क्वेश्चन मान लेते हैं, ये हो गए 70 क्वेश्चन। उसके बाद आप जाएंगे थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन में जिसमें लॉजिक लगाना है या फिर और सारी चीजें करनी है वो करेंगे। ये भी आपने कर लिए 30 क्वेश्चन। उसके बाद का जो पोर्शन है वो हमने करना है, जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, डीआई है या फिर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, उसके लिए अलग से आपको टाइम अलोकेट करना है, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपके पूरे नंबर आ सकते हैं, यानी कि 30 आउट ऑफ 30 आ सकते हैं। डीआई में 10 आउट ऑफ 10 आ सकते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो भी है, अगर आपकी मैथ्स थोड़ी भी अच्छी है तो अगर 4 क्वेश्चन भी आते हैं तो 8 नंबर हो गए, तो 8 में से 8 नंबर आ सकते हैं। तो इनमें जो नंबर हैं पूरे के पूरे आ सकते हैं, तो इनमें टाइम देना है, ठीक है। चाहे एवरेज से रिलेटेड कोई, परसेंटेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, तो उसमें पूरा का पूरा टाइम देना है। उस टाइम को बचाना है लास्ट के लिए। कैसे बचाएंगे, जब हम इस तरीके से करते रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से फिर आपको एक वो मिलेगा, इस तरीके का पैटर्न होता है ना। एक तो रेड पे आएगा जो कि आपने आंसर कर दिए हैं, ग्रीन जो रेड, उसके बाद सॉरी ग्रीन पे आएगा जो आपने आंसर कर दिए हैं, रेड पे आएगा जिसको आपने आंसर नहीं किया या फिर विजिट ही नहीं किया, यहाँ तक पहुंचे नहीं है आप। एक आएगा येलो या फिर कोई और कलर हो सकता है इस तरीके का, जिसको आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है लेकिन आंसर नहीं दिया है। तो ये वाला विकल्प हमको चूज नहीं करना है कभी भी। ऐसा होगा कि जब आपके पास मान लेते हैं कि लास्ट में टाइम ही नहीं बचा और आपने सिर्फ रिव्यू किया है, उसको मार्क नहीं किया है आंसर को, तो वो क्वेश्चन इवेल्युएट नहीं होगा, ठीक है, उसके नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपने क्या किया है, रिव्यू तो किया है लेकिन साथ में साथ उसको मार्क भी कर दिया है, जो भी आपको उसमें पॉसिबल लगे कि ये आंसर हो सकता है, ठीक है, तो उसको क्या करना है, ये वाला ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक। इसमें सेव और नेक्स्ट नहीं होगा ना? सेव एंड नेक्स्ट होता है ना, उसके बाद ऐसे करके नेक्स्ट करके आते रहेगा। नहीं, येलो वाले में आप जो बोल रहे हैं ना, हाँ, येलो इसमें जो सिंपल येलो है नहीं। या फिर सिंपल रिव्यू वाला है ना, सिंपल रिव्यू यूज नहीं करना है, ठीक है। रिव्यू उसमें लिखा भी रहता है इवेल्युएटेड कौन सा होगा और नॉन इवेल्युएटेड कौन सा होगा। ये छोटी सी गलती है ना, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हो सकता है कि आपने क्वेश्चन पेपर सही किया हो, मतलब तुक्के भी लग गया, तो वो इवेल्युएट हो जाएगा और आंसर आपका सही हो जाएगा, आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपने सिंपल उसको रिव्यू करके छोड़ दिया कि मैं बाद में करूंगा, तो हो सकता है कि बाद में टाइम ही ना मिले या फिर आप कोई और क्वेश्चन में आप पजल्ड हो जाओ,
ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि इस वाले क्वेश्चन ऑप्शन को ही यूज करना है, इसको नहीं करना है यूज, सिंपल सी बात है। ठीक है, हम्म, हाँ जी, तो इतना ही चीज क्लियर हुई अभी तक। जी सर। जी सर। हाँ, और कुछ चीजें पता चली होंगी किस तरीके से चीजों को करना है। अब पेपर 1 कैसे करना है उसके लिए आपको बताएंगे विशाल चंद जी। ये तो पेपर 2 का हो गया ना, या फिर जनरल इंस्ट्रक्शन हो गया। थैंक यू सर। मैंने कोई वो तो नहीं बनाया है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, मैं जनरली वैसे ही बता दूंगा बोल के। जनरली 2 पेपर होते हैं, बता ही दिया है इंद्र सर ने, अच्छे से डिफाइन कर ही दिया है। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन जो दिखेगा आपको जनरली डीआई दिखता है, डाटा इंटरप्रिटेशन ही दिखता है फर्स्ट में क्वेश्चन। अब क्या आप सीधे डीआई करने लग जाओगे क्या? नहीं। ये देख लेना, अगर डीआई ठीक आया है, अगर आप हल कर सकते हो 1 मिनट के अंदर, तो जाओ डीआई के पीछे। नहीं तो मेरे हिसाब से डीआई वाला पोर्शन थोड़ा बाद के लिए स्किप कर सकते हो। फर्स्ट चीज ये होती है, जनरली पेपर इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि बच्चे को पहले पेपर दिखते ही लगता है कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, हमने देखा ही कुछ नहीं है, तो हम दिमाग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए 5-10 मिनट तक तो जब आपका स्क्रीन में खुल जाएंगे क्वेश्चन, तो एक बार दिमाग को शांत कर लेना कि क्वेश्चन ये हमने पढ़े हैं इसके अकॉर्डिंग ही है या क्या किस तरीके से है, और उसी के हिसाब से आप सॉल्व करते हुए चले जाना। जहां तक अगर मैं बात करूं, सर ने कहा कि पेपर फर्स्ट पहले करो फिर सेकंड करो या जैसे भी करो। जनरली मेरा अप्रोच ये रहेगा कि आपको जो क्वेश्चन लग रहे हैं फर्स्ट में सही मतलब जो आपको आसानी से लग रहे हैं, उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करते हुए बढ़ो सेकंड पेपर की तरफ। फिर वापस भी आ सकते हो आप दोबारा फर्स्ट पेपर की तरफ। जो आपको हार्ड लग रहे हैं तो उनको दोबारा अटेम्प्ट करो। जैसे मैथ से रीजनिंग के क्वेश्चन, जनरली पिछले सालों में क्या होता था मैथ से रीजनिंग में कि सॉल्व करने को आते थे। पिछले साल क्या हुआ, इसमें एक और चेंजेस टाइप के दिख रहे हैं मेरे को, असर्शन रीजनिंग टाइप के आने लगे हैं मैथ से रीजनिंग के भी क्वेश्चन। और थोड़ा रिसर्च वाले पोर्शन को भी मजबूत बना लेना। कभी कभी ये होता है कि रिसर्च वाले पोर्शन में दिक्कत ये रहती है कि रिसर्च वाला पोर्शन कभी थोड़ा वो हाई लेवल का बना दे रहे हैं आजकल, या इस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं कि जिससे लगे कि आपको थोड़ा सा दिमाग घूम रहा है करके, क्योंकि उनके पास भी क्वेश्चनों की कमी होने लग गई है, या सिलेबस तो एक फिक्स होता है सिलेबस, तो वो थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर कर देते हैं। होते सिलेबस के अकॉर्डिंग है क्वेश्चन, थोड़ा उसमें दिमाग लगाने की बात होती है। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड अगर मैं बात करूं, इसमें कुछ पोर्टल होते हैं, उनसे जनरली क्वेश्चन देखा है मैंने आते हुए। और बाकी टीचिंग के जो स्टेज होते हैं, 3 स्टेज होती है, उससे भी क्वेश्चन आते हुए देखे हैं मैंने जनरली। और अगर पेपर फर्स्ट में और पोर्शन मैथ से तो आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे जनरली, अब तो पेपर ही होने वाला है परसों को, फिर भी मैथ्स की प्रैक्टिस की होगी जनरली, तो मैथ्स रीजनिंग उस हिसाब से हो जाएगा। और मैथ्स रीजनिंग के भी क्वेश्चन अगर आपको लग रहे हैं कि आसानी से सॉल्व हो जा रहे हैं पहले, तो आप करो उस समय, नहीं तो बाद में टाइम निकाल के वापस मैथ्स रीजनिंग को करो। आप अगर सेकंड हल कर ले रहे हो, सेकंड पेपर हल करने के बाद फिर उसके बाद मैथ्स रीजनिंग में आ जाना। और अब है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात। जहां तक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जनरली ऐसा करना कि आपको 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो सेकंड पेपर में ही मिलेंगे और 1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पेपर फर्स्ट में मिलेगा। तो इसमें भी टाइम मैनेजमेंट देख लेना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको किस समय बेहतर लगता है कि किस समय किया जा सकता है, उस हिसाब से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कवर कर लेना। और डाटा इंटरप्रिटेशन मैंने पहले बता दिया कि ये फर्स्ट में दिखेगा आपको। फर्स्ट जब आप ओपन करोगे, जनरली यही करता है एनटीए कि पहले में डाटा इंटरप्रिटेशन ही डाल देता है वो। तो डाटा इंटरप्रिटेशन अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो, मैंने पहले ही कह दिया कि अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो तुरंत, तो उस समय हल करो, नहीं तो उस समय दिमाग में ज्यादा जोर मत दो। दिमाग में मतलब जनरली फर्स्ट के आप आधे घंटे ऐसे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो जो आपको लगता है कि आप 100% कंफर्म हो कि मैं इन सवालों में 100% कंफर्म हूँ कि ये आंसर सही है। उसके बाद आना
सेकेंड या थर्ड राउंड भी कर सकते हो क्वेश्चन बनाने में कभी भी। एक बार चले गए फर्स्ट से सेकेंड तक, फिर दोबारा आओ जो छूट गए हैं, दोबारा देख लो कि जो आप सॉल्व कर पा रहे हो आसानी से, दोबारा चले गए, फिर तीसरी बार तो आपको फिर अटेम्प्ट करनी है, क्योंकि माइनस मार्किंग तो होती नहीं है इसमें, तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, छूटने नहीं चाहिए क्वेश्चन। जहां तक पिछले साल तक तो मैं ये देख रहा था कि इसमें क्या हो रहा था, 2 लैंग्वेज में आ जा रहा था एक ही स्क्रीन में। फर्स्ट में इंग्लिश में दिख रहा था, फिर सेकंड में हिंदी में दिख रहा हुआ था। लेकिन इस बार मेरे को लग रहा है कि एक ही में आने की ज्यादा संभावना है। जो पेपर अभी तक हुए हैं पहले, एक स्क्रीन में या तो इंग्लिश में क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपने इंग्लिश चूज कर लिया तो इंग्लिश में आ रहे हैं, या एक स्क्रीन में हिंदी में ही आ रहे हैं क्वेश्चन। उस तरीके से सॉल्व कर सकते बट हो। उसे हम बाकी चेंज और कर सकते हैं, लैंग्वेज का हमारे पास ऑप्शन होता है ना चेंज करने का, तो आप हाँ हाँ चेंज कर सकते हो उसे। हाँ चेंज कर सकते हैं। इस बार पहले तो जनरली पिछले साल, केवल पिछले साल के लिए ऐसा लागू हुआ था, जिसमें कि आप दोनों क्वेश्चन देख रहे थे, इंग्लिश भी और हिंदी दोनों आ जा रहे थे एक ही स्क्रीन में। इस बार चेंज का ऑप्शन आ जा रहा है। चेंज में बाकी तो कोई दिक्कत नहीं होती है, आप फर्स्ट में जो चूज करोगे लैंग्वेज, जनरली उसी के क्वेश्चन आने शुरू होते हैं, आप चेंज तो कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड में गए, वापस से उसी भाषा में आएगा जो आपने फर्स्ट में चूज किया है। लेकिन एक ध्यान वाली चीज है इसमें, है कि आपका टाइम बहुत बर्बाद होगा। इसलिए आप फर्स्ट में ही देख लेना कि आपको इंग्लिश में देना है पेपर या हिंदी में देना है, क्योंकि आप चेंज तो करोगे। अब हर क्वेश्चन आप हिंदी में कर लिया आपने और वापस हर क्वेश्चन के लिए आप इंग्लिश में चेंज कर रहे हो, तो इससे टाइम बर्बाद होगा सबसे ज्यादा। और डीआई भी टाइम बर्बाद करता है, मैंने पहले बता दिया है, डाटा इंटरप्रिटेशन भी टाइम बर्बाद करता है। इसलिए आप जनरली आपने प्रैक्टिस की होगी, ऐसा मानता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी मुंह जबानी भी सॉल्व कर सकोगे। डीआई ज्यादा टफ तो आता नहीं है वैसे। और इसके अलावा पेपर फर्स्ट में हायर एजुकेशन का है। हायर एजुकेशन में जितने भी ये प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस जितने भी कमेटियां बैठी थी, या जितने भी कमेटियां का गठन हुआ था शिक्षा से संबंधित, उनसे ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। इसके अलावा जो पॉलिसीज हैं, खास तौर पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, उससे भी क्वेश्चन फंस सकते हैं हायर एजुकेशन में। और ये प्राचीन जो एंशिएंट इंडिया का एजुकेशन सिस्टम था, उससे भी क्वेश्चन आते ही हैं इसमें। और पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से तो करंट के भी आते हैं, करंट पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के भी क्वेश्चन आते हैं। खास तौर पे कुछ क्वेश्चन, जनरली मैंने 2 बार दिया है नेट का पेपर, दोनों बार ट्रेंड देखा है कि जो जैसे वाटर डे किस दिन है, आपका अर्थ डे किस दिन है, या इस टाइप से जो डेज होते हैं, इनसे क्वेश्चन फंसने की संभावना रहती है। मैंने हर बार देखा है कि 1 या 2 क्वेश्चन हर बार फंसते हैं। पिछली बार तो क्रोनोलॉजिकली करने को आ गया था पिछली बार, उससे पिछले बार आया था आपका वाटर डे, अर्थ डे, इससे संबंधित डेज आए थे। तो इस बार भी सोशियोलॉजी के या और पेपरों में भी पेपर फर्स्ट में ऐसे क्वेश्चन फंसने की संभावना है। अब आईसीटी से है। आईसीटी में खास तौर पे जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी तक जो ट्रेंड दिख रहा है मेमोरी से संबंधित जो क्वेश्चन है, रैम रोम, या इसके अलावा जो इंटरनेट है ये क्या है, या इससे संबंधित चीजें। और आईसीटी में कुछ जो फुल फॉर्म होते हैं, ये तो हर बार का है, जो आईसीटी में फुल फॉर्म होते हैं, जैसे रैम की फुल फॉर्म बताइए, रोम की फुल फॉर्म, या और चीजें हैं जो ओएमआर की फुल फॉर्म, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन मैंने बता ही दिया है। उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग में इंडियन लॉजिक से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर नहीं भी होगा तो लॉजिकल रीजनिंग के अन्य क्वेश्चन भी आते हैं, वेन डायग्राम से जो सॉल्व होते हैं, या आपके स्क्वायर से होते हैं, सिलोजिज्म के क्वेश्चन आते हैं। इंडियन लॉजिक का तो ब्लड रिलेशन भी आता है। हाँ, ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन भी आ जाते हैं उसमें। इंडियन लॉजिक के आप ये मान के तो चलो कि इंडियन लॉजिक के 2 क्वेश्चन तो आने ही हैं इंडियन लॉजिक से संबंधित। अब आपने अगर तैयारी की होगी तो ज्यादा इंडियन लॉजिक वैसे टफ नहीं है, अब अपनी प्रिपरेशन के दौरान की होगी तो कोई बात नहीं, हो जाते हैं वैसे। थोड़ा अनुमान, मतलब ये चीजें लगा लेना कि किस तरीके से, ज्यादा सर प्रत्यक्ष और अनुमान से आते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान से संबंधित अगर आपको लग रहा है। नहीं तो अगर ये क्वेश्चन में मतलब एक
खाली वैसे कह रहा, जैसे अगर आपको लगे कि इसमें कौन सा संभावना है, तो हेत्वाभास, हेतु, इससे संबंधित आंसर ज्यादा होते हैं। जिसमें हेतु लिखा हो या हेत्वाभास लिखा हो, ये जनरली आंसर होने की संभावना ज्यादा रहती है। वैसे इंडियन लॉजिक से एक दो क्वेश्चन, वेन डायग्राम से मैंने बता दिया है, स्लोजिज्म से भी एक दो क्वेश्चन फंस जाते हैं, और स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से भी आते ही हैं। मैथमेटिक्स में आजकल असर्शन रीजनिंग का देखा है, पिछली बार जो ट्रेंड देखा मैंने मैथ्स रीजनिंग में, असर्शन रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं कंटिन्यू। इसमें कम्युनिकेशन में जो बैरियर होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, जो संप्रेषण के बाधाएं करके जो होता है, कम्युनिकेशन के जो बैरियर हैं उससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और इसके अलावा कम्युनिकेशन के एजेस भी आते हैं, मतलब पहले क्या था, प्रिंटिंग एज थी, या फिर क्या कहते हैं कौन सी एज आई, फिर मीडिया की एज आई, जो इस तरीके से एरा आता है कि जैसे पहले गुफाओं में चित्रकारी होती थी, धीरे धीरे विकास हुआ कम्युनिकेशन का, इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। और बैरियर तो मैंने बता ही दिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैंने कह दिया, मेरा जो तरीका रहता था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, वैसे सर ने कल पढ़ाया होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैंने वीडियो तो नहीं देखा, मेरा जो तरीका रहता था आप अपने उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। हाँ वॉइस क्लियर जनरली आ रही है क्लियर? हाँ क्लियर आ रही। आप ऐसा करना, इस पैसेज को पूरा पढ़िए, इस निर्देश को पालन नहीं करना है, इस गद्यांश को पूरा पढ़िए, इस निर्देश का पालन नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको देखने सीधे क्वेश्चन, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर पैसेज में आओ, फिर आंसर ढूंढो और बढ़ते जाओ आगे। ये सबसे अच्छा तरीका होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। और आपको सर, तीन एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हाँ सर पूछिए। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है ये हमें हिंदी में देखना चाहिए कि इंग्लिश में देखना चाहिए? पेपर 1 में तो इंग्लिश में ही आएगा। अगर आपने चूज कर दिया इंग्लिश, तो आप इंग्लिश में देखो फर्स्ट में, क्योंकि वो जनरली आप स्क्रीन में तो पहले इंग्लिश में दिखेगा, फिर आप चेंज करके हिंदी में आ सकते हो। अगर पहले हिंदी किया तो फिर हिंदी में आ जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। अब मेरी तो आपका पकड़ किस में है, मेन बात ये है। अगर आपकी इंग्लिश में पकड़ है, आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में देखो, अगर हिंदी में पकड़ है तो हिंदी में देखो। लेकिन तरीका वही है, पहले क्वेश्चन देखो और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वापस आओ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, और हल करना शुरू करो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, और आगे बढ़ते जाओ। दूसरा क्वेश्चन जनरली जहां पे आपका पॉइंट खत्म हुआ है रीडिंग, जहां रीड करके, उससे आगे के बाद की संभावना रहती है। अब कभी कभी न्यूमेरिकल वाले भी आ जाते हैं। पिछली बार जो सोशियोलॉजी में एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन न्यूमेरिकल से भी संबंधित था, कि उसमें थोड़ा जोड़ घटाना गुणा भाग भी करना हो गया था। पिछली बार तो नहीं थे उसमें, लेकिन कभी कभी तो आपका मैथ्स भी मजबूत होना ही चाहिए। अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कभी कभी ऐसा भी दे देते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए इतना ही है। फिर क्या कहते हैं, क्वेश्चन वही मैंने बता दिया कि पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और सर ने बताया होगा सबसे बेहतर तो कल सर ने हल कराए हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैंने देखा नहीं ना वीडियो, तो सर ने जिस अकॉर्डिंग कहा है उस अकॉर्डिंग कर लेना आप लोग, और जैसा आपको सुविधा लगे। सबसे बड़ी बात टाइम मैनेजमेंट करना, सबसे अच्छी चीज है कि टाइम मैनेजमेंट करना मत भूलना। रिसर्च एप्टीट्यूड तो दोनों जगह है, आपका पेपर फर्स्ट में भी है, पेपर सेकंड में भी है, तो इसके बारे में अब ज्यादा क्या बताओ। एक्शन रिसर्च को थोड़ा ध्यान रख लेना, उससे संबंधित क्वेश्चन बहुत आते हैं, क्रियात्मक सोच। और टीचिंग एप्टीट्यूड, तो फिर टीचिंग एप्टीट्यूड जनरली वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में जहां आपको एक शिक्षक के नजरिए से देखना पड़ता है कि आप अगर शिक्षक बन जाओगे तो आप क्या करोगे। अब एक मान लिया एक क्वेश्चन ये आ जाए कि कोई छात्र आपके कक्षा में हल्ला कर रहा है, आप हायर एजुकेशन के टीचर हो, ठीक है, आपके कक्षा में कोई बच्चा हल्ला कर रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको पीटोगे या उसको क्लास से बाहर निकाल दोगे, या उसे थोड़ी देर घूर के देखोगे, या उसकी शिकायत प्राचार्य से करोगे, तो क्या करोगे? सर थोड़ी देर घूर के देखूंगा। वो देखेंगे सर। ये सबसे अच्छा। पीटने वाले ऑप्शन को तो सबसे बाद में लेना आप, क्योंकि हायर एजुकेशन के टीचर बनने वाले हो, तो इसलिए ये चीजें देख लेना कि आपको किस लेवल का टीचर बनना है, तो उसी लेवल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे।
आपको ये पढ़ाने पे ज्यादा महत्व देना है या सिखाने में ज्यादा महत्व देना है? तो आपको सिखाने में, आपको पढ़ाने में ज्यादा महत्व नहीं देना है, आपको लर्निंग में, जिसको हिंदी में शायद अनुदेश कहते हैं या कुछ, अधिगम, अगर अधिगम। हिंदी वाले हैं तो, हाँ, अधिगम में ज्यादा महत्व देना है, शिक्षण में कम महत्व देना है। ये ध्यान रखना, कभी भी लर्निंग कराने में, बच्चे को लर्न कराना है कोई चीज, उस पर ज्यादा ध्यान देना है, टीचिंग पे ध्यान नहीं देना है। ये मतलब पढ़ाने पे उतना नहीं, जो सीखने में बच्चा खुद सीखे। तो जनरली क्वेश्चन के आंसर वही होते हैं जिसमें बच्चा खुद सीखे, जो थोड़ा शिक्षार्थी से संबंधित हो, जिसमें शिक्षार्थी को ज्यादा महत्व दिया गया हो जिन क्वेश्चनों में, वो आंसर जनरली होते हैं सही टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो इतना ही है पेपर फर्स्ट का। सेकंड का तो सर ने बता ही रखा है। ठीक है, अभी कोई पेपर क्वेश्चन वन होंगे के तो ना कुछ पूछ। चीज मैं ऐड करना चाहूंगा ना। पहले क्या होता था ना, पेपर वन पे जो हमारे क्वेश्चन आते थे वो क्या होता था, जैसे 1 to 5 अगर टीचिंग होगा तो पूरा टीचिंग आएगा, 1 2 3 4 5। लेकिन अभी चेंजेस ये आए हैं कि एक क्वेश्चन टीचिंग का हो सकता है, दूसरा रिसर्च का हो सकता है, तीसरा एचटी डाल दें। तो ये चीज ध्यान रखना कि जरूरी नहीं कि दूसरा भी टीचिंग ही हो। तो ये अपने आप को प्रिपेयर करके जाना थोड़ा सा। जैसे होता है ना कि पहला हमारा टीचिंग का क्वेश्चन आ गया, तो दूसरा हो सकता है कि रिसर्च का आ जाए। ठीक, और क्वेश्चन की लेंथ कितनी है वो भी देखना है, कितना हमको पढ़ने में टाइम लगेगा और कितना उसको हम अच्छे से आंसर कर सकते हैं। तो फिर हम, अगर ये जल्दी नहीं हो रहा तो दूसरे को हम पहले कर लेंगे जो जल्दी से हमारा हो जाए, क्योंकि हमको लास्ट के लिए टाइम सेव करना है। ठीक है, टाइम सेव करना यहाँ पर बड़ा जरूरी है, क्योंकि टाइम सेव नहीं करेंगे तो फिर बहुत सारी चीजों के लिए हमारे पास टाइम बचेगा नहीं। इसके अलावा जैसे हमारे रीडिंग एक चीज कॉम्प्रिहेंशन, हाँ जी, एक चीज ऐड करना चाह रहा था मैं, हाँ हाँ, कि टाइम मैनेजमेंट तो करना, जनरली मैंने ये ट्रेंड देखा है। अब आप जल्दीबाजी मत करना वैसे, लेकिन जनरली ये ट्रेंड देखा है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है उसका 3 घंटे से पहले पेपर खत्म हो जाता है, 2:45 में, 2 घंटे 45 मिनट में हो जाता है। इसलिए थोड़ा माउस का भी ध्यान रखना। माउस का मतलब कंप्यूटर में माउस ही घुमाने में लगे रह रहे हो तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सही तरीके से कर्सर घुमाने की आदत बनाए रखना, और क्लिक जो आ रहा है ना, क्वेश्चन फर्स्ट में दिमाग में क्लिक आ रहा है तो सीधे चले जाओ। ज्यादा लंबा खींचोगे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। और जनरली मैंने ट्रेंड देखा है, पता नहीं ये कितना सही है, जो जेआरएफ निकालते हैं उनके क्वेश्चन अपेक्षाकृत 3 घंटे से पहले खत्म हो जाते हैं, 2 घंटे 45 मिनट के अंदर अंदर खत्म हो जाते हैं। और दूसरा एक और चीज ऐड करना चाह रहा था, फिर सर बताएंगे। अगर आपको लग रहा है पेपर फर्स्ट कठिन आ गया है, कोई बात नहीं, पेपर सेकंड सरल, ज्यादातर संभावना ये रहती है फिर सेकंड पेपर आपका सरल रहेगा, या सेकंड कठिन आएगा तो पेपर फर्स्ट थोड़ा सरल रहने की संभावना रहेगी। तो उसमें उस हिसाब से कर लेना मैनेज ना। और ज्यादा, मैं पहले भी कह रहा हूँ, पेपर फर्स्ट अगर इतना हार्ड आ गया है तो सबके लिए हार्ड आया है, तो पेपर सेकंड में करना जो आपका मजबूत पहलू है, और पेपर फर्स्ट में भी करना ही, बिना उसके होगा नहीं काम। हाँ सर, अब आप। और ना जैसे हमारे पेपर फर्स्ट पे कुछ क्वेश्चन होते हैं, मान लेते हैं, मेनली मैं कह रहा हूँ रिसर्च के क्वेश्चन। जब आप उनको पहली बार देखोगे ना तो आपको हो सकता है कि कोई शब्द समझ में ना आए, बहुत ही अटपटे शब्द वो देते हैं अभी। लेकिन आप 1-2 बार जब घूम के आओगे इसी क्वेश्चन पे दोबारा से, तो फिर आपको समझ में आने लगेगा, फिर आप थोड़ा सा लिंक करने लग जाओगे। तो मतलब यहाँ पे थोड़ा जल्दबाजी मत करना रिसर्च वाले क्वेश्चन, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड आजकल आते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगा के, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते रिसर्च से। ठीक है, तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है रिसर्च के क्वेश्चंस पे, क्योंकि जो हमारा, जैसे हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं फिलोसॉफी ऑफ साइंस, वो वाला पार्ट भी कहीं ना कहीं इंक्लूडेड होता है अभी पेपर फर्स्ट में भी। वो कहीं ना कहीं पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, हर्मेन्यूटिक्स, इसकी भी बात करते हैं, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मेथड्स की भी बात करते हैं पेपर फर्स्ट में भी, जैसा आपने देखा होगा। हाँ, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा बाकी सारी चीजें ठीक है। और कभी भी पहले पेपर अगर बहुत टफ जैसा लगे ना तो घबराना नहीं है। ऐसा जनरली होता है कि पहली बार में कभी कभी क्वेश्चन पेपर बहुत टफ लगता है, लेकिन हम जब धीरे धीरे और क्वेश्चन करते जाते हैं तो वो भी हमारा रिकॉल होता रहता है चीजें, और वो क्वेश्चन पेपर ठीक ठाक लगने लगता है फिर, और अच्छा खासा हो जाएगा उसमें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये बड़ा फायदा है हमारे लिए। और जैसे टीचिंग के क्वेश्चन है, या फिर आरसी यहाँ भी आएगी, डीआई यहाँ भी आएगी, ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे,
आईसीटी के क्वेश्चन आएंगे, तो हम सभी को लगभग लगभग कुछ ना कुछ तो हर टॉपिक का आता ही आता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने ये चीजें कभी पढ़ी ही ना हो। तो अगर ये कुछ कुछ करके ही अगर आप इसमें से 50 का है तो 50 में से अगर आप 40 ले आते हो या फिर 35 भी लाते हो तो ये काफी अच्छा है। अगर आप पेपर फर्स्ट पे सेकंड पे भी 70 के आसपास ला रहे हो और यहाँ पर 35 के आसपास ला रहे हो तो आपका जेआरएफ हो जाएगा। कहने का मतलब है कि पैनिक नहीं करना है। अगर 50 में से 35 क्वेश्चन भी सही होते हैं तब भी आपका जेआरएफ बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी सब क्वेश्चन नहीं करना है, यहाँ भी 70 के आसपास भी अगर आप करते हो तो हो जाएगा। और 70 अगर आप अच्छे से थोड़ा कर रहे हो तो आ जाएंगे आराम से। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? सर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का कुछ बोल रहे थे ना उस समय, जिस समय मैंने आपको रोक दिया था बीच में। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, हाँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैंने कराया भी है ना। पहले क्या था, क्वेश्चन पढ़ना है पहले, ठीक है। सारे क्वेश्चन को एक तरीके से देख लेना है, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद पैसेज हम पढ़ेंगे। और जैसे बहुत बड़ा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ गया, ठीक है, काफी बड़ा है, 2 पेज का है। हाँ सर एक चीज पूछनी थी ना, जैसे हम कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर रहे हैं तो हमने क्वेश्चन पढ़ा, तो जो 4 ऑप्शन है उसको भी देखना पड़ेगा। अगर 4 ऑप्शन हम देखें तो माइंड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अगर सिर्फ क्वेश्चन पढ़े, ऑप्शन ना देखें और क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करें और उसके बाद हमें लगे कि ये आंसर हो सकता है, उसके बाद जाके हमें ऑप्शन को देखना चाहिए। क्या ये सही रहेगा? नहीं ऐसा है ना, मतलब 1-2 क्वेश्चंस में तो आपको पैसेज में दिक्कत होगी। 2 क्वेश्चन तक, अगर आपके 5 क्वेश्चन आए हैं तो 2 तक दिक्कत होगी। 2 क्वेश्चनों में क्या होगा कि पहले एक बार आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है, ग्लांस कर चुके होंगे, दूसरा इस क्वेश्चन के लिए भी पढ़ोगे और इस क्वेश्चन के लिए भी पढ़ोगे। तो जो लास्ट के 3 है, 2-3 क्वेश्चन है, वो आपके ऑटोमेटिकली भी सॉल्व हो जाएंगे, उसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको सीधे दिख जाएगा कि कहाँ पर आंसर है। इसके अलावा अगर पैसेज बहुत बड़ा होता है तो आपको एक रफ सीट मिलती है, A4 सीट मिलती है ना, उसमें आप की पॉइंट्स लिख सकते हो। जैसे 5 मिनट आपके पढ़ने में लगे तो 1-2 मिनट में आप लिख भी दो कि ये की पॉइंट्स हैं। ये तब जबकि आपको ये लगे कि रिटेंशन नहीं हो पाएगा या पैसेज बहुत बड़ा है, तो ये काम कर सकते हो। जैसे हमने सुबह सॉल्व किए थे ना, तो पहले क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन तो हमारे मतलब थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन लास्ट के 10 क्वेश्चन थे उसमें, तो लास्ट के 6-7 क्वेश्चन बहुत जल्दी हो गए थे। वो इसलिए हुए थे क्योंकि हमने पैसेज 2 बार पढ़ चुके थे हम, मतलब फर्स्ट 2 क्वेश्चनों में ही। तो और तीसरी चीज ये है कि पैसेज को टुकड़ों में कभी नहीं करना है। मतलब जैसे मैंने पैसेज कर लिया तो मैं पैसेज ही करूंगा जब तक ये क्वेश्चन पूरे ना हो जाए, मैं फिर किसी और क्वेश्चन पे जंप नहीं करूंगा। इससे ये होगा ना, जैसे मैंने एक क्वेश्चन पैसेज का किया, उसके बाद में मान लेते जंप कर गया किसी और क्वेश्चन पे, तो ये जो मैंने पढ़ा ना इसका टाइम बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद में जब दोबारा रिविजिट करूंगा दोबारा पढ़ना पड़ेगा मुझे और पूरा पढ़ना पड़ेगा। 3 मिनट यहाँ लगेंगे, मान लेते दोबारा आया, फिर 2 मिनट लगाए, फिर किसी और क्वेश्चन को लगा, फिर यहाँ आया, फिर 2 मिनट और लगाए, तो इस चक्कर में ज्यादा टाइम खर्च हो जाएगा। तो 1 शॉट में करना है इसको, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, ठीक है। तो सर अगर बाई चांस है ना सर, हाँ हेलो, हाँ जी सुन रहा हूँ सर बाई चांस हिंदी में नहीं मिल पाता ना हमें, हाँ, कभी कभी क्या होता है कि जो हिंदी में लैंग्वेज बड़ी टफ होती है, हाँ, ऐसा लगता है जैसे गूगल से ट्रांसलेट कर दिया उन्होंने। हाँ, तो फिर हमें जो क्वेश्चन है उसका कीवर्ड कुछ ऐसे स्पेसिफिक कीवर्ड देख के और सीधा पैसेज में ऐसे कीवर्ड ढूंढ के ऐसे आंसर निकालने में फायदा रहेगा। हाँ, तो मैंने कहा ना, जैसे आप पैसेज पढ़ते हो ना, मान लेते हैं कि आपकी रीडिंग स्पीड है कि आप 3 मिनट में पढ़ सकते हो, ठीक है, तो उसके साथ साथ कुछ ये नोट भी करते जाओ तो 1 या 2 मिनट और लगेगा, 1.5 मिनट और लगेगा, तो आपके की पॉइंट्स आपके नोट भी हो जाएंगे। इसका ये फायदा मिलेगा ना, 2-3 क्वेश्चन तो यहीं से हो जाएंगे, या फिर आपको पता होगा ना पैसेज के कौन से पार्ट में क्या है करके। एक सेंट्रल थीम तो हमको पता चल जाएगी, जैसे हमने एक क्वेश्चन देखे उसके बाद हमने पैसेज पढ़ा तो सेंट्रल थीम हमको पता चल गई और कुछ कीवर्ड्स भी हमको पता चल गए, ठीक है। तो कंपैरेटिवली मान ले आसान हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, मतलब अगर आप वो कर रहे हो, ये बस आपकी रिटेंशन के लिए कि आपको याद रहे वो चीजें। और वहां पर एक और चीज दिक्कत होती है, जैसे चीज और क्या, जैसे मेरे पास स्लाइड ही है, तो यहाँ पर स्क्रॉल करने में, ठीक है, तो ये स्क्रॉलिंग का थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। स्क्रॉल करने में दिक्कत होती है ना, ये वैसे जनरली प्रॉब्लम ऐसे करता है, ठीक है, थोड़ा इधर होगा थोड़ा उधर होगा, तो स्क्रॉलिंग का भी ढंग से ध्यान रखना कि कुछ पार्ट्स छुप जाता है उसमें या फिर नीचे ऊपर करना पड़ता है, तो माउस को पहले अच्छे से एडजस्ट कर लेना वहां पे, ठीक, तो इसकी वजह से भी बहुत सारे क्वेश्चन छूट सर हाँ एक चीज और कहनी थी ना। हाँ, हाँ पहले साक्षी बोलो, साक्षी। मैं ये कह रहा था ना, हाँ
अगर आप सब्जेक्टिव में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हो तो अपने दिमाग के आंसर मत देना। सोशियोलॉजी में अगर कोई भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हो, किसी टॉपिक से रिलेटेड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया है, तो अपने दिमाग के आंसर मत देना उसमें जो पढ़ा है। जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो दिया हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग आंसर देना। क्योंकि जनरली सोशियोलॉजी में ये दिक्कत रहती है, हम क्या मतलब सब्जेक्ट में ये दिक्कत रहती है, हमने पढ़ा रहता है सब्जेक्ट में, हम सोचते हैं कि इसका आंसर तो ये होना चाहिए, लेकिन वो तो है ही नहीं, पैसेज में नहीं लिखा है ना। इसलिए कभी भी जो पैसेज में लिखा है उसी को आंसर मानना कभी भी, ये कह रहा था मैं। ठीक है, हाँ, जैसे हमने कोई पैसेज आ गया, जैसे कल्चर पे हमने पैसेज किया था, या फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई पैसेज आ गया और आपने पढ़ा है कि ये है, मान लेते हैं कि उसमें इंडिया की कोई रैंकिंग दी गई है, किस तरीके से इंडिया की रैंकिंग है ना, सबसे प्रदूषित शहर या फिर सबसे अच्छे शहर कौन से हैं, और आपको पता है, आपका लेटेस्ट डेटा पता है आपको, लेकिन पैसेज जो दिया है वो 2 साल पहले का आर्टिकल है किसी का, मान लो ऐसा, तो फिर उसमें वो ऑप्शन भी होगा जो आपको पता है और वो ऑप्शन भी होगा जो पैसेज में भी दिया है। तो हमको देखना क्या है, पैसेज के अकॉर्डिंग देखना है, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है वहां पर, मतलब कि अपने जो पहले की नॉलेज है। ऐसा बहुत बार होता है, या फिर कोई और आंकड़ा दिया हो, कोई ऐसा या कुछ और लिखा हो वहां पे, तो जो पैसेज में लिखा है हम उसी को आंसर देंगे। ठीक है, हाँ साक्षी आप बताइए। जी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है ना सर, मैं ना क्वेश्चन पेपर दोनों लैंग्वेजेस में देखती हूँ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, तो सर कैसे होगा? देखो, आपको मोस्ट ऑफ द चीजें तो अभी इंग्लिश में पता है ना, ये तो आप मानते हो। जी। हाँ, तो पहले आप इंग्लिश देखो, अगर आप कोई क्वेश्चन बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा तो फिर हिंदी देखो, फिर दोनों ऐसे सफल करते रहोगे ना, जैसे विशाल सर ने भी कहा था ना कि क्या होगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। टाइम की तो मेन इंपॉर्टेंस है वहां पे। अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा, फिर आप स्विच करो, लेकिन अगर आ रहा है तो फिर स्विच करने की जरूरत नहीं है। इसमें एक चीज मैं भी ऐड करना चाह रहा हूँ ना, कि आपका जो मजबूत है, अगर आपको लगता है आपका सेकंड पेपर इंग्लिश मीडियम से मजबूत है, तो आप जिस समय लैंग्वेज चूज का ऑप्शन आता है तो इंग्लिश सुन लो। क्योंकि फिर बाद में क्या होगा, क्वेश्चन तो हर क्वेश्चन इंग्लिश में आना शुरू होगा, आप चेंज कर सकते हो। जैसे हिंदी में करोगे फर्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो इंग्लिश में ही आएगा। इसलिए आपको जो जिस लैंग्वेज में आपको लग रहा है कि मजबूत है, फर्स्ट में उसी को चुन लेना। क्योंकि मेरे को लग रहा है इस बार, शायद मेरे को जितना ट्रेंड लगा है कि इस बार दोनों में वो चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है। पिछली बार तो इंद्र सर ने भी दिया था पेपर, पिछली बार तो सर हमारे दोनों एक ही में आ गए थे। हाँ जी, फर्स्ट में इंग्लिश में लिखा था, फिर हिंदी में आ गया था। इस बार शायद वैसा है नहीं। तो आप देख लेना, अगर आपका इंग्लिश मजबूत है तो इंग्लिश में चूज करो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चेंज कर सकते हो हिंदी में बाद में, स्लाइड तो मतलब स्लाइड इधर उधर तो कर सकते हो ना लैंग्वेज चेंज करते समय। इसलिए जो आपका मजबूत है उसमें चूज कर लेना लैंग्वेज को। और कीवर्ड जिसमें मिल रहा है उस लैंग्वेज को चूज कर लेना। हाँ जी सर मतलब कहने का मतलब है कि अगर एक बार हमने लैंग्वेज चूज कर ली तो उसके बाद हमें उसी लैंग्वेज में देना पड़ेगा मतलब, और फिर अगर हमें चेंज करना तो बार बार चेंज करना पड़ेगा। फिर वो मुश्किल हो जाएगा ना सर, अगर बाई चांस जैसे मैं इंग्लिश में दे रहा हूँ फिर फर्स्ट पेपर मुझे हिंदी में देना है तो फिर नहीं, आप वहाँ पे चूज कर सकते हो। इतना भी टाइम बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन उससे ना आपके दिमाग में भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा ना काफी। आप हिंदी में पढ़ोगे फिर इंग्लिश में पढ़ोगे तो मेजरली जो क्वेश्चन पेपर होता है बनता तो इंग्लिश में ही है, क्योंकि ऐसा कोई प्रोफेसर नहीं है कि जो हिंदी में क्वेश्चन पेपर बना रहा हो। जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो इंग्लिश में ही बन रहे हैं, बाकी वो ट्रांसलेट होके हिंदी में आ रहे हैं, या फिर गूगल ट्रांसलेट होके थोड़ा सा एडिटिंग होके सेम ही कॉपी पेस्ट करके आ रहे हैं। तो उसमें कीवर्ड्स नहीं मिलते हैं। जैसे हमने अगर कुछ पढ़ा तो हिंदी में कुछ उसका अलग मतलब हो सकता है। एक जैसे ना जनरली नेट का जो पेपर होता है वो गूगल ट्रांसलेट वाला ही होता है हिंदी उसकी। हाँ। हिंदी इतनी अच्छी हिंदी नहीं होती है कि आपको पढ़ने में सब समझ आ जाए। और वैसे भी अगर हिंदी में कुछ गलत भी प्रिंट हुआ है और ऑथेंटिक इंग्लिश को ही माना जाएगा लास्ट में। इसलिए जो आपका मजबूत है, मैं तब भी कह रहा हूँ अगर हिंदी मजबूत है कोई दिक्कत नहीं, हिंदी चूज कर लो। अगर आपका हिंदी मजबूत नहीं है मत सुनो, इंग्लिश सुन लो, दिक्कत नहीं आएगी। आप बदल सकते हो भाषा को उस मोमेंट में, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए तो लैंग्वेज को चेंज कर ही सकते हो उस मोमेंट में, थोड़ा स्लाइड इधर उधर करनी होंगी, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन तो एक ही भाषा में दोगे ना आप। और अभी तो हमने 5000 के आसपास क्वेश्चन किए हैं, वो भी इंग्लिश में। तो
इसमें तो आपको दिक्कत नहीं होगी ना, इंग्लिश में या फिर हिंदी में। इंग्लिश में आप कंफर्टेबल हो, कुछ क्वेश्चन हो सकता है जहाँ पर कि एक दो टर्म्स ना आ रहे हो आपको बस। सर आई थिंक इंग्लिश में करनी चाहिए ना पहले, अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है तो हाँ फिर हिंदी पे जाओ ना, क्योंकि आपने सीखा इंग्लिश में है, सब कुछ किया इंग्लिश में है, क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में दिए हैं और कीवर्ड्स आपको इंग्लिश में पता है, तो फिर हिंदी करना थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। सर हमारा सब्जेक्ट तो जो है सर वो तो इंग्लिश में ही ठीक रह रहा है, हाँ हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है। हेलो। हाँ जी हाँ जी। तो मैं सर भी जो कह रहे हैं कि आपको लगता है जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो ना उस लैंग्वेज को चूज कर लो। फर्स्ट तो मेरे को करेक्ट तो मालूम नहीं है कि वास्तव में इस बार ऐसा ही हुआ है करके कि आपको एक ही भाषा चूज करनी पड़ी करके। सर आपको कुछ है क्या? नहीं अभी तो मुझे नहीं पता ना, अभी कल ही पता चलेगा कि क्या हुआ। हाँ कल ही पता चलेगा जितना ये बताएंगे। अगर दोनों में आ जाएगा तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसा पिछली बार हुआ था। दोनों में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पिछली बार बाद में विरोध हुआ था इस चीज का कि बच्चे कह रहे थे कि दिमाग कंफ्यूज हो जा रहा है, इंग्लिश हिंदी दोनों एक साथ देख के तो दिमाग थोड़ा गजबज हो जा रहा है करके। अगर देखो तो अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ ना, जैसे अगर मैंने क्वेश्चन जो मैं हम करते हैं, अगर मैं उसका हिंदी इंग्लिश दोनों साथ साथ दे दूं तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, मतलब काफी एक वो हो जाएगा ना। आप कुछ स्पेसिफिक टर्म्स देख सकते हो कि इसका हिंदी क्या है, इसका इंग्लिश क्या है, लेकिन पूरा का पूरा दोनों लैंग्वेज हमेशा हो जाए तो थोड़ी दिक्कत की बात है। सर ने तो वैसे भी इंग्लिश में दिया है, सर के टाइम में इंग्लिश हिंदी अलग अलग हो जाती थी। पढ़ा तो इंग्लिश में ही है तो इंग्लिश से ही देंगे, इंग्लिश तो बाकी इंग्लिश हिंदी तो बात की बात है, कीवर्ड पकड़ लेना। और वैसे जितना मेरा अनुभव है, सर का भी रहा है अनुभव, कभी भी टफ नहीं आता है, हार्ड पेपर कभी भी नहीं आता है नेट का, मॉडरेट ही आता है पेपर, क्योंकि मॉडरेट बच्चे को ध्यान में रखते हुए पेपर बनाया जाता है। बस हम करते क्या है, पेपर के समय में कर देते हैं छोटी छोटी गलतियां, जिस समय होते हैं हम एग्जाम सेंटर में, ये भी सही लग रहा है ये भी सही लग रहा है करके में सब गड़बड़ कर देते हैं। और इसलिए दूसरे के सिस्टम में मत देखना कि वो क्या कर रहा है, होता है ना मौका तो होता ही आप देख सकते हो, तो वो मत देखना वो दूसरा बंदा क्या कर रहा है तो वो आंसर सही होगा, तो ऐसे काम मत करना, अपने पे जो भी है उस तरीके से करना। और फालतू के जो आजकल आप ग्रुपों में, तो बहुत सारे ग्रुपों में ऐड हो गया आप लोग, अब फालतू के डिस्कशन में मत पड़ जाना, माइंड हो जाएगा कंफ्यूज। माइंड फिर आपको लग रहा है ये इसने भी यही कॉन्सेप्ट दिया, इसने भी यही कॉन्सेप्ट दिया है। अरे भाई पढ़ दिया है, साल भर जो पढ़ा है उसी ने वही कॉन्सेप्ट दिया है। तो अब माइंड को मतलब कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स कर लेना। और ज्यादा मैं पहले भी कहता हूँ कि लास्ट मोमेंट में कोई नई चीज पढ़नी ही नहीं चाहिए। आप अब बस पेपर करो, मॉक दो, नहीं तो और खाली रिवीजन करो। मॉक भी आप कहाँ टाइम है मॉक देने का, भी वैसे दे सकते हो, नहीं तो रिवाइज करना कुछ चीजें, नहीं तो हो गया, क्लिक हो जाएगा उस मोमेंट में, दिमाग में इतना तो याद रहेगा ही। सर एक चीज और पूछनी थी ना सर, वहाँ पे तुक्का लगाने की कोई ट्रिक? एक तो एक काम कर सकते हो ना, जैसे आपने मतलब तुक्का ही लगाना है, आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो मान लेते हैं कि आपका 2 छूटा है, 7वां छूटा है, 9 छूटा है, 13वां छूटा है, कहीं 17वां छूटा है, या फिर कोई 22 छूटा है, 28 छूटा है, 40 छूटा है, 45 छूटा है। तो पहले तो वही काम कर लो कि इसमें बी, इसमें बी, बी ऐसे करके। इसमें क्या होगा कि 25% तो आपके पास चांसेस है कि सही हो जाएगा, किसी न किसी में तो बी होगा ही। उसके बाद ए ऐसे कुछ करके इसमें बस ये चांस है कि 25% ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप रैंडम करोगे, जैसे डी लगा दिया, कहीं ए लगा दिया, बी लगाओगे, इसमें 0 भी हो सकता है चांस, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ से ज्यादा बढ़िया हो जाएगी। एक और चीज, हाँ अब ये हमेशा सही हो ये गारंटी नहीं है। जनरली जो थिंकर आपने पढ़े होते हैं सोशियोलॉजी में या किसी भी सब्जेक्ट में, आंसर में जनरली वही आंसर भी होते हैं। 20-60 थिंकर में ज्यादातर प्रोबेबल चांस रहता है कि जो 26 थिंकर पढ़े हैं, अगर नहीं आ रहे, मतलब लास्ट में कह रहा हूँ अंतिम वार जो है, उसमें ये है कि जो आपने पढ़े हैं कभी ना कभी थिंकर, उन्हीं में से ज्यादातर चांस रहता है कि वो आंसर होंगे करके। और एक और चीज,
जैसे ईयर वाला भी आता है, ईयर वाले में देख लेना कि कौन सी किताब आपको थोड़ा न्यू लग रही है, जो उस समय नहीं छप सकती थी, तो वो सबसे लास्ट में ही तो आएगी। थोड़ा यहाँ लगा सकते हो, और कहीं कहीं पे ये भी हो सकता है जैसे कुछ विकल्प सेम आए हैं, ABCD BCAD ACAD स्टेप्स, ACD करके स्टेप्स है ना, तो उसमें भी चांस रहता है कि जो विकल्प थोड़ा सिमिलर होने, मतलब ये लास्ट स्टेज, मतलब कुछ नहीं आ रहा है तब की बात हो रही है, तब मोस्ट दो प्रोबेबल विकल्पों की तरफ जा सकते हो। और दूसरा यही कि जो मोस्ट फेमिलियर थिंकर होते हैं या मोस्ट जो आपने पढ़े हैं, कभी ना कभी दिमाग सुने हैं जिनके नाम, वही आंसर भी होते हैं। हमेशा सही नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर मामलों में वो सही होने की संभावना है। सर ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आएगा ना, आते हैं जो क्वेश्चन, कभी पिछली बार दरखाइम का आया था, तो ये जो 26 थिंकर है उन्हीं के ही आ सकते हैं ना, नहीं तो कोई अनकॉमन की तो नहीं आ जाएंगे। जैसे ना मैं एक वो देता हूँ इसकी ट्रिक छोटी सी, मतलब जैसे हमने कोई थिंकर पढ़ा, ठीक है, हमने पढ़ा कि वो थिंकर वास्तव में जब वो स्टार्टिंग डेज थे उसके, तब किस बारे में लिख रहा था, ठीक है। एग्जांपल के मैं अगर मैं बात करूं, जैसे BR अम्बेडकर की बुक्स आ गई, ठीक है, तो BR अम्बेडकर पहले तो क्या कहां से आए थे, पूरा पढ़ के आए थे ना, कास्ट से बड़े वो थे प्रभावित, मतलब कास्ट अनटचेबिलिटी, तो उससे रिलेटेड कोई बुक्स होंगी। बाद में धीरे धीरे उनका शिफ्ट कहाँ पे हुआ, बुद्धिज्म में, तो जो उनकी बुद्धिज्म वाली बुक्स हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं लास्ट में लिखेंगे वो। इसी तरीके से डरखाइम ने कहाँ से स्टार्ट किया, डिवीजन ऑफ लेबर से स्टार्ट किया, बाद में वो किस और चीज में आ गए, ठीक है, मोरल एजुकेशन, ये सारी चीजें उसमें आ गई। हर एक थिंकर जैसे, या फिर राधाकमल मुखर्जी हैं, पहले इकोनॉमिक्स की उनकी बैकग्राउंड रही, उसके बाद धीरे धीरे इकोनॉमिक्स से बढ़ते हुए ग्रामीण अध्ययन के स्लम्स पे स्टडी की, उसके बाद वो लखनऊ आए, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि वैल्यूज पे और सारी चीजों पे। तो ये हर एक थिंकर जब हम पढ़ते हैं ना, उसका एक कहीं ना कहीं वो होता है, एक एरा होता है ना, उसकी वो भी तो अपने आप में क्या हो रहा होता है, मैच्योर हो रहा होता है धीरे धीरे, तो फिर वो उस तरीके से लिखता है। तो ये थोड़ा हमको ध्यान रखना है कि पहले उसने क्या सोचा हो, किस तरीके से उसकी वो रही होगी, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट भी पढ़े हैं ना, उसी क्रोनोलॉजी में हमने पढ़े हैं करीब करीब, तो उससे आपको ज्यादा आइडिया मिल जाएगा। एक मतलब ये एक आइडिया लगाने के लिए कि आपके आंसर्स गलत ना हो। जैसे जब मैंने दिया था ना, तो तब एक ML श्रीनिवास की बुक आई थी, ठीक है, और मुझे पता था कि लास्ट में, क्योंकि जो रिमेम्बर्ड विलेज बुक है उसमें ये हुआ था कि इनकी जो डॉक्यूमेंट्स थे वो जल गए थे, इसलिए रिमेम्बर्ड, तो बस मैंने वाइल्ड गेस किया था कि लास्ट में हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इसके दस्तावेज बाकी के तो सब कुछ ठीक था, तो इसके अकॉर्डिंग तो सही हो गया था, वो तुक्का ठीक हो गया था। हाँ जी, मैंने कहा इमाइल दुर्खिम से शुरुआत हो चुकी है, क्या पता मैक्स वेबर या कार्ल मार्क्स आ सकते हैं इस बार बुक्स में, हो सकता है कुछ भी, लेकिन ये भी एक क्योंकि आप ना इमाइल दुर्खिम आप बोलिए। मैं कह रहा इमाइल दुर्खिम के बुक की क्रोनोलॉजी तो आने की संभावना नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं, क्योंकि क्लासिकल थिंकर NTA का फेवरेट है। क्लासिकल थिंकर इमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स और कौन है, यही है शायद क्लासिकल में। अगस्त कॉम्टे तो हट जाते हैं उधर से, तो क्योंकि हम सन याद नहीं कर सकते ना, 300, 400, 500 सन याद नहीं कर सकते हैं, जाहिर सी बात है, और उसको याद भी करेंगे तो 2 ही नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख लें कि उसकी थीम क्या है ना, जैसे कोई स्टार्टिंग में रखेगा। जनरली मैंने ये देखा है, जो भी पिछली बार उससे पिछली बार जो क्रोनोलॉजिकली बुकों का आया है वो फेमस थिंकरों का ही आया है, नॉन फेमस थिंकरों का नहीं आया है। सर ने भी गौर किया होगा। इस बार इमाइल दुर्खिम का आया था, और भीमराव अम्बेडकर का भी आया था शायद इस बार ना, इस बार आया था, पिछली बार एक बार आया था, एक बार वो भी आया था, MS श्रीनिवास की बुक्स आई थी, और GS घुरे का भी आया था, GS घुरे का आया था क्या इस बार। तो ये फेमस थिंकरों के ही आ रहे हैं, ज्यादा नॉन फेमस। भीमराव अम्बेडकर का आया था इस बार। हाँ, GS घुरे के पिछली बार आए थे, फिर पिछली बार जब सर का निकला था GRF, उस बार आए थे। इस बार मैं कह रहा हूँ मैक्स वेबर या कार्ल मार्क्स से पूछ सकते हैं, क्या पता, संभावनाएं हैं क्योंकि वो भी ज्यादा इधर उधर तो नहीं जाएंगे, बनाने वाले भी टीचर ही होंगे, क्वेश्चन तो टीचर ही देते हैं उनको भी, NTA को, तो वो भी ज्यादा
न्यू थिंकर की तरफ तो नहीं भागेंगे बुकों के मामले में, और जगह तो पक्का भागेंगे, रिचर की बुक के पीछे भी भागेंगे वो, और हॉलम्बोस के पीछे भी भागेंगे, वो तो है ही। लेकिन जनरली वहीं से पकड़ेंगे वो क्वेश्चन जो जनरली फेमिलियर होते हैं वहां से। और एक और चीज ध्यान रखना कि जो फेमस हमारे थिंकर होते हैं क्लासिकल, उनकी अनकॉमन बुक्स आती हैं। ये एक पैटर्न देखना, जैसे कार्ल मार्क्स की ग्रुंडराइज आई थी कभी, या फिर मोल एजुकेशन के डर्कहाइम का काम है, उस पे शायद कुछ आया था। तो जो फेमस थिंकर है, क्लासिकल है या फिर उससे आगे हैं, तो उनकी थोड़ी सी अनकॉमन बुक्स आती हैं जो कि हमने पढ़ी नहीं होती है या फिर देखी नहीं होती। या फिर जैसे भीमराव अम्बेडकर की थीसिस आई थी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, जो उनकी काम था शायद पीएचडी की थीसिस। हाँ, तो फेमस है लेकिन उनके अनकॉमन चीजें आ रही हैं, तो ये ध्यान रखना है। एक और चीज है ना, एक और चीज मैंने देखा है ऐसे पेपर में ना, हाँ, कि जैसे एनटीए ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेस से संबंधित कौन कौन थिंकर्स हैं। वो 4-5 ऑप्शन दे रहा है, उसमें से बोल रहा है कि बताइए इनमें से रेस से रिलेटेड कौन कौन है, 1 2 3 2 3 4 या 1 2 इस तरीके से। मतलब वो एक जनरली जानना चाह रहा है कि आपको पता है कि रेस से रिलेटेड मतलब रेस में किसने काम किया। वो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा फैक्चुअल या ऐसे एक नॉर्मल सी बात पूछ रहा है। रेस वाले के लिए छोटा सा वो कर सकते हो गैस वर्क ना, जो भी अफ्रीकन अमेरिकन नेम है तो मोस्ट प्रोबेबल होता है कि उन्होंने रेस पे काम किया हो, क्योंकि रेशियल सेग्रीगेशन या एपाथाइड हम कहाँ से देखते हैं, साउथ अफ्रीका से देखते हैं। तो जो भी इस तरीके के नाम आपको अलग से ही दिख जाएंगे, जैसे ओलिवर कॉक्स है, या फिर 1-2 और थिंकर हैं जिन्होंने रेस पे काम किया हुआ है। मतलब थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना होता है कुछ चीजों में। हाँ, जैसे है कि कास्ट है तो मोस्ट प्रोबेबल है कि इंडियन थिंकर होगा। अब हो सकता है कि बाहर का थिंकर भी हो, लेकिन संभावनाएं कहाँ पे जाती हैं, प्रोबेबिलिटी कहाँ पे ज्यादा है। एक चीज और ऐड करना चाह रहा हूँ, एमएन श्रीनिवास वैसे तो पढ़ा होगा, उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं वैसे नेट में। अब लास्ट मोमेंट में तो वैसे मतलब थोड़ा इनको एक बार हल्का सरसरी तौर पर अगर देखने का टाइम होगा तो देख लेना। वैसे तो कॉन्सेप्ट क्लियर ही होंगे एमएन श्रीनिवास के, नॉर्मली कॉन्सेप्ट रहे हो। और जैसे डोमिनेंट कास्ट की, जैसे मैंने आपको बताया ना कि उसके जो फीचर है वो याद करने हैं, कास्ट के किसने के फीचर दिए हैं, मतलब जो थोड़ा सा रटना भी पड़ेगा कहीं ना कहीं। या फिर आप निमोनिक्स बना सकते हो, गुरिये के क्या टाइप्स हैं, इस तरीके से। क्वेश्चन पूछने किसी को तो पूछ लो। कोई कुछ नहीं पूछता है, मैं बाकी तो कुछ नहीं, प्रॉपर नीड तो लेना पेपर से पहले, आराम से पेपर से पहले थोड़ा। ये तो नहीं आने वाली सर, ये नहीं आने वाली नीड। बात ही है ना नीड, हाँ बात ही है ना, नीड आना इसलिए भी बेटर है क्योंकि जिस समय आप पेपर दोगे आपका दिमाग सही कंसंट्रेट करेगा। नहीं तो अगर दिमाग इधर उधर भटकना शुरू हो गया ना फिर गड़बड़ हो जाती है। हाँ बाकी इनका दिन में पेपर है, ये थोड़ा इनके लिए नुकसानदायक भी है। सुबह होता तो माहौल थोड़ा अलग होता। चलो ये भी अच्छा ही है। हमारे साथ सुबह ही हुए हैं ना दोनों बार पेपर। दोनों बार सुबह हुए। इस बार दिन में मेरा तो सेम ही सेंटर है जो पिछले बार था। कॉलेज वही है सब। कहाँ है आपका? वही देहरादून है ना आपका? तो हाँ देहरादून वही है। ये वैसे पिछली बार हल्द्वानी वालों का तो वही सेंटर है जहाँ मेरा और सर का आया था पिछली बार। राधा कृष्णा सेम सेंटर है, सभी का सेम सेंटर है, तो वहाँ पर आप सब मिल भी जाओगे आराम से। ज्यादा गप्पे मत मारना पेपर से पहले। छुट्टी के टाइम मिलना सब लोग, जब पेपर से पहले पेपर से पहले एक्सपर्ट मत बन जाना। उससे पहले दिखना भी पेपर से पहले ऐसा इग्नोर करना कि जानते ही नहीं हो एक दूसरे को। हालांकि सर ने तो पिछली बार भी एंजॉय कर लिया था, टेंशन फ्री। सर तो अभी भी जाएंगे
नहीं अभी नहीं जा रहा, फील ही नहीं किया ना अभी। क्या करना है सर, सोई रहा हूँ, सोना नहीं है अभी। इस बार मूक दर्शक है।